हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल और CUET PG फिजिक्स का एक और लेक्चर लेकर हाजिर हूं आप लोगों के सामने। और ये जो लेक्चर है ये है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म यानी कि EMT और लेक्चर नंबर है 13। इसके पहले हम 12 लेक्चर्स कर चुके हैं, तो जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG फिजिक्स एग्जाम की तो वो प्लेलिस्ट में जाकर ये सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। सभी लेक्चर्स एकदम सीक्वेंस में लगे हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और सब्जेक्ट यहाँ पर कंटिन्यूएशन में चल रहा है, जो कि कौन सा है, ऑसिलेशन एंड वेव्स। एंड ऑसिलेशन एंड वेव्स के अभी तक कितने लेक्चर हो चुके हैं? 5। तो जो भी लोग CUET PG की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं फिजिक्स से, तो वो मेरे ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकता है, ग्रुप से भी जुड़ सकता है। ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं उस पर मैसेज करना होगा। मैसेज में आपको लिखना होगा CUET PG फिजिक्स। तो जितने भी लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनमें बहुत सारे लोग अब असाइनमेंट करना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने मेरे काफ़ी कहने के बाद। और जैसा कि मैंने बताया था आपको, या आज मैंने ग्रुप में ये इन्फॉर्म भी किया है कि ये जो संडे है, इस संडे से मैं आपका टेस्ट लेना स्टार्ट करूँगा। टेस्ट जो होगा वो किस तरह से होगा ये एक बार मैं आपको बता देता हूँ। टेस्ट का जो टाइमिंग है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टेस्ट का जो टाइमिंग है वो होगा 12 बजे से लेके और 1 बजे तक दोपहर में। 1 घंटे का टाइमिंग होगा, जिसके अंदर आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। इन क्वेश्चंस का लेवल होगा CUET PG एग्जाम के जैसा। सिलेबस क्या होगा, जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ा दिया है, फ्राइडे तक मैं जितना आपको पढ़ा दूंगा वो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो टेस्ट में आएंगे। टेस्ट के खत्म होने के बाद पहले बात तो आपको टेस्ट करना कैसे है, मैं आपको PDF सेंड करूंगा क्वेश्चन पेपर की। उसको आप सॉल्व करना है आपको, जैसे भी आप सॉल्व करना चाहें, प्रिंट आउट निकाल कर या ऑनलाइन ही उसको देखते हुए उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके जो ऑप्शंस हैं ABCD वो अपनी एक कॉपी में या अपने रजिस्टर में उसके आंसर मार्क कर लेने हैं कि आपके अकॉर्डिंगली उसका क्या आंसर आ रहा है। 1 बजे नेट 1 बजे आपको आंसर की मिल जाएगी और अलॉन्ग विद द सॉल्यूशंस। और उसके साथ साथ सॉल्यूशन जो है वो वीडियो फॉर्म में भी होंगे, तो उसका लिंक मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपके क्या मार्क्स बन रहे हैं उस आंसर शीट को देखकर ये आपको मेरे को पर्सनली मैसेज करना है, और उसके बाद मैं आप लोगों की जो रैंक लिस्ट है वो ग्रुप के अंदर डाल दूंगा। तो इस तरह से हर संडे ये हम प्रोसीड करेंगे। टेस्ट जितना भी हम पढ़ लेंगे वो सारा का सारा टेस्ट में आता जाएगा। तो इससे होगा क्या, इससे मेरे को भी ये पता लगेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तुम्हारे काम आ भी रहा है या नहीं आ रहा। और दूसरा, तुम्हें ये पता लग जाएगा कि तुम कितना पानी में हो, या तुम्हें अपनी जो लेवल ऑफ अपनी जो प्रिपरेशन है अगर तुम कर रहे हो तो उसका तुम्हें क्या लग जाएगा, अंदाज़ा लग जाएगा कि अभी और कितना दूर चलना है, या अभी और कितनी प्रिपरेशन करनी है, ज़्यादा करनी है या कम करनी है। ठीक है ना। तो जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अगर उन्होंने मैसेज नहीं पढ़ा है तो मैं उनको वर्बली भी इन्फॉर्म कर रहा हूँ अब कि भाई इस संडे से हमारे जो टेस्ट हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई। तो आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज के लेक्चर के अंदर सबसे पहले तो कुछ एक क्वेश्चंस हम पोटेंशियल के लेंगे। हालांकि इसके कुछ डेरिवेशंस मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी कुछ एक क्वेश्चंस शायद मेरे अकॉर्डिंगली रह गए हैं तो मैं उन्हें लेने वाला हूं। अगर ये मैंने पहले पढ़ा दिया है और आप लोगों ने पढ़ लिया है तो इतने पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हम पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। डायपोल। तो डायपोल का हालांकि हम बात कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की और उसके पोटेंशियल की भी, परंतु जो डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो पोटेंशियल है उसको हम वेक्टर फॉर्म के अंदर किस तरह से लिखते हैं वो देखेंगे। फिर उसके बाद हम डायपोल की वजह से जो टॉर्क आता है, जो फोर्स आता है उसकी बात करेंगे। डायपोल की वजह से जो वर्क है उसकी बात करेंगे। डायपोल की वजह से जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, उसकी बात करेंगे और उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी इस वीडियो को देखें, प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए। आपके लाइक करने से ये जो वीडियोस हैं ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं, इनकी रीच बनती है। तो इनकी रीच बनती है तो अगर आप लोग प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं या आपका मन नहीं बन रहा प्रिपरेशन करने का, तो जिनका मन बन रहा है उन तक ये वीडियो पहुँच जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें हो गई। तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल में मैं बात कर लूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस, यहाँ पर शेप्स एंड लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये रिंग आएगा, रिंग। तो एक रिंग की वजह से, एक छल्ले की वजह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। हालांकि इसका हम फॉर्मूला निकाल चुके हैं। और कैसे निकाला था हमने निकाला था क्योंकि E हमारे पास था, हमें पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। उसके बाद E बराबर dV अपॉन
E बराबर डी वी अपॉन डी एक्स और V बराबर ई डी आर से हम इसके फॉर्मूला निकाल चुके हैं। इसको निकालने का ये भी तरीका है कि आपको यहाँ पर इस P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर कोई एक छोटा सा सेगमेंट ले लेना है। इस छोटे से सेगमेंट पर जो चार्ज है वो आपको क्या मान लेना है, DQ। ठीक है, इस DQ चार्ज की वजह से आपको P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए, ये वाली जो ब्लू कलर से दिख रही है। तो यहाँ से सेंटर से और P पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r से शो हो रही है यहाँ पर, और इस रिंग की जो रेडियस है वो है कैपिटल R। तो जो Z है, Z मान लो ये Z है, हो सकता है आप कुछ और नाम दो, मैंने यहाँ पर Z नाम दिया है। तो इस Z की वैल्यू कितनी हो गई है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। तो पोटेंशियल जो है वो जो हम पढ़ते हैं वो किसके बराबर होता है, KQ अपॉन R। तो यहाँ पर किसकी वजह से निकालना है, DQ की वजह से। तो ये कितना हो जाएगा, K की जगह हमने क्या लिख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो DQ अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Z। Z की वैल्यू किसके बराबर है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। तो वो लिख दिया। पूरी रिंग के लिए निकालना है तो इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन जब करोगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास ये वाला, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो एक रिंग की वजह से पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि KQ ओवर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर और 1/2। और बिलीव मी, जो क्वेश्चंस है आपको वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा इधर उधर कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, क्वेश्चन जो हैं वो फॉर्मूला बेस्ड ही पूछे जाएंगे आपसे, इधर उधर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। डेरिवेशन करने का कोई मतलब नहीं है। डेरिवेशन, हाँ एक बात जरूर है कि डेरिवेशन आपको समझने में काम आते हैं, परंतु अगर आप डेरिवेशन वाला पार्ट नहीं भी कर रहे हो, सिर्फ फॉर्मूला और उसके एप्लीकेशन पे भी काम कर रहे हो, तो वो भी सफिशिएंट है। चलिए भाई, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन में हमें पूछा है, अ लूप ऑफ रेडियस r कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। ठीक है, अज्यूमिंग द पोटेंशियल एट इनफाइनाइट और इन्फिनिटी टू बी 0, द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल एट हाइट 2r ऑन द एक्सिस टू दैट ऑफ हाइट 3r। कहानी है कुछ ऐसी, ये रिंग है। ठीक है, तो एक बार तो यहां से जो हाइट है, ये वाली हाइट, यानी कि जो स्मॉल r डिस्टेंस है उसकी बात हो रही है। तो वो स्मॉल r डिस्टेंस एक बार 2r है और एक बार कितनी है, 3r है। एक बार के लिए यानी कि V1 के लिए, तो यहां से तुम देख रहे हो कि ये V जो है वो प्रोपोर्शनल है 1/√r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर के। तो इसके अकॉर्डिंगली मैं लिख सकता हूँ 1/, अगर इसकी रेडियस को मैं कंसिडर कर लूँ कैपिटल R, तो ये कितना हो गया, कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। तो स्मॉल r ये वाला होगा ये, तो ये कितना हो गया 2r। 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर। तो एक कहानी तो ये हो गई। फिर हमें बोला है 3r, तो 3r लेट सपोज यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये 3r हो गई, ये कितनी हो गई 3r। तो अब इसको मान लो V2, तो V2 प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, 1/r स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 9r स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात हो गई। अच्छा जी, अब यहाँ पर इसकी जो रेडियस है वो भी कितनी दी है, r दी है। तो रेडियस गिवन जो है वो कितनी है, r है। तो इसको मैं किसके बराबर कर सकता हूँ, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर और यहाँ पर r स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 5r स्क्वायर। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 10r स्क्वायर के। हमें रेशो बताना है किसका, V1/V2 का। तो V1/V2, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा 10r स्क्वायर अपॉन 5r स्क्वायर। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर खत्म। तो 10/5 और रूट में, यानी कि आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, √2। और हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, √2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है उसको आप लॉक कर दोगे, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को बात समझ में आ गई होगी किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन जो बनता है या जो फॉर्मूला बनता है वो डिस्क का बनता है। ये डिस्क वाला भी मैं हालांकि बता चुका हूँ आपको, फिर बता रहा हूँ। तो डिस्क के सेंटर से, यानी कि डिस्क के एक्सिस पर कोई पॉइंट है P, लेट सपोज वो स्मॉल r डिस्टेंस पर है, और डिस्क के लिए एक हमने रेडियस कंसीडर करी है, डिस्क के अंदर हमने एक रिंग कंसीडर करी और इस रिंग की रेडियस हमने कंसीडर कर ली x। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस हो गई, ये वाली, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, √x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो पहले तो इसमें फॉर्मूला लगाना है कौन सा, वही वाला सिंपल सा, V बराबर KQ अपॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा Z, ये डिस्टेंस हो गई Z, तो ये हो गया Z। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर आपने कोई छोटा सा पॉइंट लिया होगा DQ, उसका चार्ज लिया होगा। तो DQ चार्ज किसके बराबर होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी और सरफेस का एरिया।
तो एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई एक्स डी एक्स, है ना, ये कर चुके हैं हम हालांकि। तो इसको जब सॉल्व करोगे, यानी कि ये सारी कहानी को सॉल्व करोगे, तो आपके पास पोटेंशियल जो आएगा डिस्क की एक्सिस के ऊपर, वो पोटेंशियल आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस आर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, जहां पर जो ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर है, ये एक्सिस पर वो पॉइंट के डिस्टेंस है जहां पर आपको पोटेंशियल निकालना है, और कहां से है, सेंटर से। फिर मैंने आपको ये भी बताया था, या फिर बता रहा हूं अगर नहीं बताया है तो, कि यदि डिस्क बहुत बड़ी है तो उस केस में ये सारी चीज खत्म हो जाती है। आंसर क्या बन जाता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि किसके बराबर हो जाता है, एक प्लेन शीट की वजह से जो हम पोटेंशियल निकालते हैं उसके बराबर बराबर कहानी हो जाती है। ठीक है, यानी कि यहां लिखा हुआ है जैसे कि व्हेन आर ग्रेटर देन आर, तो उस केस में आंसर हमारा ये बन जाता है पाई आर स्क्वायर सिग्मा, वी की वैल्यू हो जाती है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जो कि सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अच्छा जी, इसके ऊपर क्वेश्चंस देख लें। यहां पर जो क्वेश्चन है वो ये बोला गया है, अ प्लास्टिक डिस्क इज चार्ज्ड ऑन अ वन साइड विद अ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, एंड देन अ क्वाड्रेंट ऑफ डिस्क आर रिमूव्ड। भाई एक डिस्क है, उसके 4 पार्ट होंगे, ये डिस्क है तो इसके 4 पार्ट हो गए, तो एक पार्ट को बाहर निकाल लिया ऐसे, यानी कि ये जो दिखाया गया है ये पार्ट बाहर निकाल लिया, उसकी रेडियस कितनी है, आर। द रिमेनिंग क्वाड्रेंट इन शोन इन फिगर विद वी जीरो एट इनफाइनाइट, इन्फिनिटी पर उसकी जो पोटेंशियल है वो क्या है, 0 है। द पोटेंशियल ड्यू टू द रिमेनिंग क्वाड्रेंट एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पर रिमेनिंग क्वाड्रेंट की वजह से हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। अब देखो कहानी क्या है एग्जैक्टली वो देखो, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये एक पूरी डिस्क है, पहली बात तो ये है, ये पूरी डिस्क है। इस पूरी डिस्क की वजह से पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा या होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, वो होती है v इक्वल्स टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर, अंडर रूट पहले हटा देता हूं मैं यहाँ से, 1 मिनट रुकना। तो ये वैल्यू होती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस आर, ये पूरी डिस्क की वजह से होती है। ठीक है, अब ये वाला जो टुकड़ा दिख रहा है तुम्हें, ये निकाल दिया सारा, ये जो मैं येलो कलर से बनाऊंगा ये बाहर निकाल दिया, सब बाहर निकाल दिया। तो बचा कौन सा, ये वाला पार्ट बचा है, ये वाला पार्ट, यानी कि 1/4 पार्ट बचा है। तो इस पार्ट की वजह से यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, तो पूरे की वजह से ये है तो 1/4 की वजह से कितना होगा, किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से। तो इसकी वजह से पोटेंशियल है उसको मान लो कितना, V1 या V प्राइम, तो V प्राइम किसके बराबर हो जाएगा, V/4। तो V की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, और बाकी की कहानी वही, यानी कि अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस आर, है ना। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया है। तो अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया है समझ में आ गया है, तो कमेंट करके जल्दी से बताओ समझ में आ गया है, कितना समझ में आ गया है या कुछ गड़बड़ है। अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसमें कहीं भी कोई आपको दिक्कत है तो वो कमेंट करके आप बता सकते हो। आगे चलते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमें बोला है, अ कंडक्टिंग डिस्क ऑफ रेडियस आर रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद एन एंगुलर वेलोसिटी। तो एक डिस्क बना लेते हैं भाई, पहले एक डिस्क बना लिया हमने। ठीक, इस डिस्क की जो रेडियस है वो आर है और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है, ये एंगुलर वेलोसिटी हो गई। ठीक है साहब, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द डिस्क एंड इट्स एज, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, तो सेंटर तो ये हो गया और एज ये हो गई, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमें बताना है। ठीक है, ये बात हो रही है। तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि जब ये घूम रही है डिस्क क्या कर रही है, घूम रही है। ठीक है, कंडक्टिंग डिस्क है तो कंडक्टिंग डिस्क का मतलब क्या है, इसके पास चार्ज है। चार्ज जब इसके चारों तरफ घूमेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जनरेट होगा। तो एक फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, QE या EE भी बोल सकते हो आप। यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो E ले लेते हैं, तो इसको हम EE लिख देते हैं। इस वैल्यू को क्या लिख दिया, EE, और ये किसकी वैल्यू हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसके बराबर होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर।
सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हो एम ओमेगा स्क्वायर आर। वी बराबर होता है ओमेगा आर, तो वी स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, तो बनेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहां से बन गया एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, एम ई लिख लिया, एम ई का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से सॉल्व करोगे तो ई की वैल्यू कितनी आएगी, ई की वैल्यू आएगी एम ई ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन ई। पर हमें तो क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस डी वी को हम कैसे लिखते हैं, माइनस ई डॉट डी आर और उसका क्या, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, जीरो से और आर, क्योंकि यहां सेंटर पर है तो सेंटर पर कितना होगा, जीरो, और यहां पर कितना होगा, आर। तो नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन कर दो अब। तो इंटीग्रेशन करोगे तो डी वी माइनस जीरो से आर, इंटीग्रेशन किसका करना है, ई का। ई की वैल्यू कितनी है, ये है, कितनी है, एम ई ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन ई, तो ये वैल्यू रखो, तो एम ई ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन ई डॉट डी आर। अच्छा एक बात सुनो, ये ई से ई मत काट देना भाई, ये इसके सबस्क्रिप्ट में लिखा है। कई लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि ई से ई कटा क्यों नहीं, है ना। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, सेंटर, तो ये जीरो, और ये कहाँ पर, एज पर, तो इसको ई लिख लेते हैं। तो वी ई की वैल्यू माइनस कांस्टेंट जो है बाहर, एम ई ओमेगा स्क्वायर अपॉन ई, ये जीरो से आर और आर डॉट डी आर। तो आर का इंटीग्रेशन कितना होगा, आर स्क्वायर बाई टू, तो कितना बनेगा, माइनस एम ई ओमेगा स्क्वायर माइनस एम ई ओमेगा स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन टू ई। ये किसकी वैल्यू हो गई, वी ई की वैल्यू हो गई। ठीक है, किसकी वैल्यू हो गई, वी ई की। अब देखो भाई, इसमें से कौन सा आंसर मैच कर रहा है यहाँ पर, एम ई ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टू ई, ये वाला मैच कर गया, ये वाला। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसके लिए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये आ गया ना, तो ऑप्शन बी जो है इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट, ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हें मुझे बताना है, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं एक बार, पर ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, और आई होप ये कर सकते हो तुम। क्वेश्चन ये है, 4 पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर सेट एट इक्वल डिस्टेंस। यहां से यहां के डिस्टेंस, यहां से यहां के डिस्टेंस, यहां से यहां के डिस्टेंस, यहां से यहां के डिस्टेंस सेम है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ डाइपोल, डाइपोल कैसे बन रहा है, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, तो ये डाइपोल है। ये इस तरह से एक क्या बन रहा है, डाइपोल बन रहा है, डाइपोल। और डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो कहां से कहां तक होती है, माइनस से और प्लस, तो ये डाइपोल है, ये पी, ये डाइपोल बन रहा है और इसकी डायरेक्शन ये है। तो सीधी सी बात है, अगर ये डाइपोल बन गया तो डी और बी जो पॉइंट है वो कौन से पॉइंट हो गए, इक्विटोरियल पॉइंट हो गए। पॉइंट जो है डी और पॉइंट जो है बी, वो दोनों कौन से पॉइंट हो गए, इक्विटोरियल पॉइंट हो गए। ठीक है, तो पॉइंट डी एंड पॉइंट बी आर इक्विटोरियल पॉइंट्स, इक्विटोरियल पॉइंट्स। अब मेरे समझ में इतना हिंट काफी है तुम्हारे लिए कि आंसर क्या होना चाहिए। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वी ए, वी बी, वी सी एंड वी डी वुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिलेशन। अब मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें पढ़ाया है, पोटेंशियल की वजह से जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल इक्विटोरियल पर होगा और जो कहाँ पर होगा, एक्सिस पर होगा। तो अब ये तुम्हें मुझे बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। मैंने तुम्हें ये बता दिया है कि जो डी पॉइंट है और जो बी पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट हो जाएंगे, इक्विटोरियल पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होमवर्क है भाई ये, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम कर दोगे इसको। इस क्वेश्चन में हमें बोला है द एक्सप्रेशन E इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दैट डायरेक्शन इन विच। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, जिसमें पोटेंशियल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और जहां पर डिक्रीमेंट जो डिक्रीज है वो स्टीपेस्ट है। स्टीपेस्ट यानी कि बहुत तीखा है, सबसे ज्यादा जहां पर पोटेंशियल का डिक्रीज है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। तो बी ऑप्शन जो है इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। ये याद रख लेना, सीधे सीधे आने वाले क्वेश्चन है, सीधे सीधे पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एक तरह से आप ये मान लो कि बोनस होते हैं, ये मतलब कि लड्डू फेंका जाता है नंबर पकड़ने के लिए। हाँ जी, ये क्वेश्चन जो है इसमें हमें पूछा है द 1000 स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ईच ऑफ रेडियस आर
एंड चार्ज Q मेक्स अ बिग ड्रॉप ऑफ स्फेरिकल शेप, एक बड़ा स्फीयर बन गया और एक छोटा स्फीयर है, ठीक है। छोटा जो स्फीयर है उसकी जो रेडियस है स्मॉल r है और जो बड़ा स्फीयर है उसकी रेडियस है कैपिटल R। तो ऐसे छोटे r रेडियस वाले कितने स्फीयर मिलाए? 1000, और उनसे मिलकर क्या बनाए? एक बड़ा स्फीयर बनाए। तो बड़े का वॉल्यूम V बिग बराबर किसके होगा? 1000 इंटू V स्मॉल, ठीक। तो वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का? स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, और ये किसके बराबर हो गया? 1000 इंटू 4/3 पाई इंटू स्मॉल r क्यूब। ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो यहां से कैपिटल R क्यूब इक्वल्स टू 1000 r क्यूब, और इस कैपिटल R इक्वल्स टू कितना हो गया? 10r। ये एक रिलेशन हमारे पास अभी तक बन गया। द पोटेंशियल ऑफ द बिग ड्रॉप इज हाउ मेनी टाइम्स द पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप। तो मान लेते हैं जो पोटेंशियल है, ये वॉल्यूम है, ये वाला वॉल्यूम लिखा है मैंने ना, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम। तो मान लेते हैं जो पोटेंशियल है बड़े स्फीयर का वो है V1, और वो किसके बराबर है? KQ अपॉन कैपिटल R, उसकी रेडियस हो गई। और जो छोटा स्फीयर है उसका जो पोटेंशियल है वो है K स्मॉल q अपॉन स्मॉल r। अब क्या होगा? जो बड़े स्फीयर पर जो चार्ज होगा कैपिटल Q, वो किसके बराबर होगा? 1000 Q के बराबर। तो ये कितना हो गया? K इंटू 1000 Q अपॉन स्मॉल q अपॉन कितना हो गया? R, ठीक। अब क्या कर दिया हमने? V1 को V2 से डिवाइड कर दिया, तो V1 डिवाइड बाय V2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? K इंटू 1000 Q अपॉन कैपिटल R, और नीचे क्या लिखा गया? KQ, और यहाँ पर R पहुँच गया, तो ये KQ, ये K और ये Q खत्म। तो यहाँ कितना बच गया? यहाँ बच गया 1000 R अपॉन कैपिटल R। अब यहाँ पर आपने क्या लिखा है? कैपिटल R इक्वल्स टू 10R, तो इस वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो, तो 1000 R अपॉन 10R, तो R से R कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू कितना हो गया? 100। यानी कि जो बड़े वाले स्फीयर है उस पर जो पोटेंशियल है वो छोटे वाले की कितने टाइम्स है? 100। तो यहाँ पर जो आंसर आ गया वो आंसर कितना आ गया? 100, तो जो कि है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसके लिए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना भाई। सी जो ऑप्शन है वो कौन सा आंसर होगा? करेक्ट आंसर होगा इसके लिए। आगे बात करते हैं। अब देखो, मैंने तुम्हें बताया कि जो हमने डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फील्ड निकाला था उसको हम किस फॉर्म में लिखने वाले हैं? वेक्टर के फॉर्म में लिखने वाले हैं। हमने किसी जनरल पॉइंट के ऊपर किसकी वैल्यू की बात करी थी? पोटेंशियल की और इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये -q चार्ज और ये +q चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 12, और यहां से एक r पोजीशन वेक्टर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, और यहां इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स पे दे रखे हैं, r और थीटा, यानी कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। तो इसकी वजह से जो P है जनरल पॉइंट के ऊपर P, इस जनरल पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू का फॉर्मूला हमें पता है, कितना था वो? P cos थीटा अपॉन 4πε0 r², जिसको कि हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं P वेक्टर डॉट r वेक्टर, क्योंकि P वेक्टर डॉट r वेक्टर क्या बनाएगा? P r cos थीटा, और एक r से एक r कटेगा तो वापस यही चीज बन जाएगी। तो पोटेंशियल को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद इससे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से बनाया जा सकता है? तो पोटेंशियल आपको पता है, तो हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पोटेंशियल के ग्रेडियंट के बराबर होता है और नेगेटिव वैल्यू के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इसको आपको याद रखना है, ये भी फॉर्मूला है। तो ग्रेडियंट जो है यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ जो कोऑर्डिनेट है वो कौन सा? स्फेरिकल। तो स्फेरिकल के केस में जो ग्रेडियंट है उसको इस तरह से लिखा जाता है, और ये मैंने आपको बताया भी है बाकायदा, लेक्चर नंबर 2 या 3 में आपको ये देखने को मिल जाएगा कि ग्रेडियंट को किस तरह से लिखते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के फॉर्म में डेल अपॉन डेल आर, ई आर कैप ये यूनिट वेक्टर है, और डेल अपॉन डेल थीटा 1 अपॉन आर इसके मल्टीपल में है, ई थीटा कैप ये यूनिट वेक्टर है, और पोटेंशियल। तो एक बार ये पोटेंशियल इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे। तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये तो देगा कौन सा कंपोनेंट? इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट, और जब इस थीटा वाले से मल्टीप्लाई होगा तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट देगा? एंगुलर कंपोनेंट। तो इन दोनों को जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आती है, और ये हमें पता भी है, हम पहले भी निकाल चुके हैं
2p cos थीटा या 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब, और ये जो आती है वो आती है kp अपॉन आर क्यूब, ये वैल्यू आती है kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये दो वैल्यू आती है। फिर इससे हम रिजल्टेंट वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि हो जाती है kp अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ऐसे करके वैल्यू हमारे पास बन जाती है। इसको लिखने का एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है, अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंगली निकालें तो हमें ये पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो ये जो ग्रेडियंट है इसका मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स, आई डेल अपॉन डेल वाई, के डेल अपॉन डेल जेड, जिसको एल्जेब्रिक समेशन के फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमने कोई भी एक कंपोनेंट पकड़ लिया, यानी कि x वाला पकड़ लिया, i वाला पकड़ लिया, और उसके हिसाब से एल्जेब्रिक समेशन लगाया। तो इस v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी वेक्टर फॉर्म में ही। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, अंदर जो रह जाएगा वो क्या रह जाएगा p डॉट r, और एक रह जाएगा 1/r क्यूब। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो यूवी मेथड के अकॉर्डिंग, यानी कि इस वाली क्वांटिटी को तो आप मान लो u और इस वाली क्वांटिटी को आप मान लो v। तो एक बार इसका होगा जब ये कांस्टेंट रहेगा, फिर जब इसका होगा तो ये कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह से जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, और वो 3 बार होगा, एक बार dx के रेस्पेक्ट, एक बार dy के रेस्पेक्ट में, और एक बार dz के रेस्पेक्ट में, और फिर वो सारे ऐड होंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म में वो क्या बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 p डॉट r वेक्टर अपॉन r पावर 5 माइनस p वेक्टर अपॉन r क्यूब। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये कौन से फॉर्म में है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। यहां पर जो लगा रखा था वो कौन सा था, ये जो है ये कौन सा है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। ये स्फेरिकल है भाई, ये है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये जो है ये कौन सा है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अच्छा यहां तक तो बात हो गई हमारी, जो कुछ क्वेश्चंस हमने किए पोटेंशियल के ऊपर। उसके बाद अपने डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर के फॉर्म में लिखा, उसकी बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल यदि किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसके ऊपर टॉर्क की और फोर्स की वैल्यू क्या होती है। सबसे पहली चीज जो हमने यहां पर कंसीडर करी है वो कंसीडर करी है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूं वो मैं आपको बता रहा हूं किसका, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। जरूरी नहीं कि हमेशा ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ही रखा हो सकता है कि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक में फील्ड में भी रखा हो, तो उसकी कहानी अलग होगी। सबसे पहली बात, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब वो होता है जो पोजीशन इंडिपेंडेंट हो, यानी कि जो पोजीशन पर डिपेंड नहीं करे। तो ये आपको ब्लू कलर में और एक रेड कलर में 2 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये है चार्ज। जो ब्लू कलर में है उस पर जो चार्ज है वो -q है, और जो रेड कलर में है उस पर चार्ज है +q। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं तो इन पे फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, QE। जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये वाली। और जो नेगेटिव वाला चार्ज है उस पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि चार्ज की वैल्यू नेगेटिव है। तो यहां पर ये हो गई। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक फोर्स की वैल्यू ऐसे हो गई है और एक फोर्स की वैल्यू इस तरह से हो गई है। तो ये भी QE और ये भी क्या हो गया, QE। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, एंटी पैरेलल हो गए। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, एंटी पैरेलल। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो गए, तो रिजल्टेंट जो फोर्स है वो कितना हो गया, QE माइनस QE बराबर 0। दैट मीन्स कि यदि कोई डायपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है तो उस पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बन गया कि यदि कोई डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, प्लेस्ड है, तो उस पर लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, 0। कंडीशन क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो फोर्स की वैल्यू 0 नहीं होगी, ध्यान रखना इस बात को। अच्छा, अब ये दोनों फोर्स एंटी पैरेलल तो हैं, पर इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे से क्या है, अलग अलग है। लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे से अलग है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, d sin थीटा। ये जो सीधी सीधी डिस्टेंस हो गई, ये सीधी डिस्टेंस ये कितनी हो गई, d sin थीटा। अब हमें ये बहुत अच्छे से पता है
कि यदि दो फोर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो और उनके बीच में कोई डिस्टेंस हो तो वो मिलकर क्या बना देते हैं, कपल बना देते हैं। क्या बना देते हैं, कपल। तो ये दोनों फोर्स मिलकर क्या बना देंगे, कपल। कपल का मतलब घुमा देंगे इसको, तो घुमा देंगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, फोर्स इनटू उनके बीच की डिस्टेंस। तो फोर्स और उनके बीच की डिस्टेंस, तो फोर्स कितना हो गया, फोर्स हो गया QE और बीच की डिस्टेंस हो गई d sin थीटा। और इस कपल को ही हम क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं टॉर्क। तो ये क्या हो गया, टॉर्क। और इस टॉर्क की वैल्यू कितनी हो गई, QE d sin थीटा, क्योंकि Q इंटू डी चार्ज का मैग्नीट्यूड और उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होती है, वो डायपोल के बराबर होती है। तो इसको लिख दिया हमने P से, और ये बनेगा PE sin थीटा। यहां से जो टॉर्क बनेगा वो बनेगा PE sin थीटा, और इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखे तो इसको लिख दिया हमने P क्रॉस E sin थीटा, P क्रॉस E, है ना, ये वैल्यू हो गई। अब इसकी अलग अलग वैल्यू हो सकती है। क्या वैल्यू हो सकती है, एक ये हो सकता है कि थीटा की वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री हो। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, है ना, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे है और जो डायपोल है वो ऐसे प्लेस कर दिया यूं, तो यहां से एंगल कितना बना लिया, थीटा बराबर 90। तो व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो उस केस में टाउ की वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, P इंटू ई। ठीक है, क्या वैल्यू हो गई, P इंटू ई। दूसरी एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो डायपोल है उसको पैरेलल रख दिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी कि कुछ इस तरह से कहानी बन जाए ये, और डायपोल को हमने रख दिया ऐसे ऐसे। तो इस केस में जो थीटा है वो कितना हो गया, 0। तो यहां पर थीटा हो गया 0। तो यहां पर अब जो टाउ है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई है, 0। तो यहां पर टाउ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। और ये वैल्यू और कब मिलेगी हमें, जब ये 180 डिग्री होगा, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में रख दिया तब भी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसका मतलब जो मैक्सिमम टॉर्क है जो लग सकता है इस पर, वो कितना लग सकता है, P इंटू ई। तो सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएंगे कि एक डायपोल है, जो ऐसे नहीं पूछेंगे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, या ये पूछ ले तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा पूछा जाएगा कि एक डायपोल है, उसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्लेस किया जाता है, तो टॉर्क की वैल्यू बताओ। या इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग प्लेस किया जाता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लेस किया जाता है, तो टॉर्क की वैल्यू बताओ। ठीक है, अच्छा, दो अब इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको ध्यान रखना है कि जब एक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा, परंतु टॉर्क 0 नहीं होगा। टॉर्क 0 होने के लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि डायपोल जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही हो, यानी कि एंगल 0 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, तब वो वैल्यू क्या दे देगा, 0 दे देगा, अदरवाइज वो 0 नहीं देगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज थी, आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। तो अब निकाल लिया हमने टॉर्क, निकालना है वर्क। अब हमें ये बहुत अच्छे से पता है, हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा हुआ है कि कोई भी चीज जब घूम रही है उसके ऊपर टॉर्क लग रहा है और टॉर्क से उसको किसी एंगल पर घुमाते हैं। आपको मैं और आसानी से बताऊं, हमने वर्क पढ़ा है F डॉट ds, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट क्या है, वर्क है। उसी तरह से जो टॉर्क है वो फोर्स के एनालॉगस है। तो टॉर्क को जब किसी, टॉर्क का मतलब होता है किसी चीज को घुमाना, और घुमाने का मतलब क्या हो गया, एंगल। तो जब किसी चीज पर टॉर्क लग रहा है तो उसमें एक डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, उस डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां फोर्स एनालॉगस हो गया टॉर्क के, और ds यानी कि डिस्प्लेसमेंट एनालॉगस हो गया, यानी कि समान हो गया किसके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या दे रहा है, वर्क। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी क्या देगा, वर्क। तो टॉर्क की वजह से जो वर्क डन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, टाउ डी थीटा। हमने मान लिया कि इनिशियली उसका जो एंगल था जिसपे वो रखा था वो θ1 है, बाद का उसका एंगल हो गया θ2। तो टाउ की वैल्यू कितनी हो गई, PE sin थीटा, PE sin थीटा डी थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, PE sin थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो होता है माइनस कॉस थीटा। ध्यान रखना, इसमें गड़बड़ी होती है। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन, इसके साइन में गड़बड़ होती है, ध्यान रखना। तो PE माइनस कॉस थीटा, θ1 से θ2, वैल्यूज डालोगे तो W की वैल्यू यानी कि वर्क डन की वैल्यू है, ध्यान रखना, एनर्जी की वैल्यू नहीं है। किसकी वैल्यू है, वर्क डन की वैल्यू। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ गई, W इक्वल्स टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। अलग अलग कंडीशन बन सकती है।
अलग अलग कंडीशन क्या बन सकती है, एक कंडीशन ये बन जाए कि इनिशियली θ1 बराबर 0 डिग्री है और θ2 बराबर 90 डिग्री है ना। तो वर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी कॉस थीटा, कॉस 0 कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 0, तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी पीई। फिर एक केस ये भी हो सकता है कि θ1 कितना है 90 डिग्री और θ2 कितना हो जाए 0 डिग्री, तो उस केस में वर्क डन कितना आ जाएगा पी, ये 0 और ये -1 आ जाएगा, तो वर्क कितना हो जाएगा -p। तो ये किस एंगल पर रखी हुई है, कौन रखा हुआ है, डायपोल, तो उसके अकॉर्डिंगली ये सवाल जो हैं आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ये तो है वर्क डन की वैल्यू। इसी तरह से निकाला जा सकता है क्या, एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करें तो हमने ये पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जो वर्क डन है और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें क्या रिलेशन है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है किसके, नेगेटिव ऑफ वर्क डन के, किसके, नेगेटिव ऑफ वर्क डन के। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर U है तो वो U बराबर हो गया माइनस ऑफ वर्क डन। वर्क डन की वैल्यू कितनी है, टाउ डी थीटा। हमने इनिशियली मान लिया जो हमारी जो डायपोल है वो प्लेस्ड है 90 डिग्री पर, यानी कि ऐसे सीधा है और उसको किसी थीटा एंगल पर लाया जा रहा है। थीटा एंगल पर हम क्यों ला रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी, देखो देख तीन चीजें होती है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यदि मिनिमम है तो सिस्टम होगा स्टेबल कंडीशन में। एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यदि मैक्सिमम है तो सिस्टम होगा अनस्टेबल कंडीशन में, और यदि न्यूट्रल है ना, तो न्यूट्रल कंडीशन होगी। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके अंदर किसी दिन भयंकर एनर्जी है तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हो या बहुत ज़्यादा काम कर लेते हो, और वो तब तक चलता रहता है जब तक आप अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ जाते, यानी कि आपकी एनर्जी लूज नहीं हो जाती। तो कोई भी आदमी भरा हुआ रहेगा जब तक उसके पास भयंकर एनर्जी रहेगी, और जैसे जैसे एनर्जी वो खर्च होगी तो वो अपनी अनस्टेबल से स्टेबल पोजीशन में जाएगा, यानी कि हिला हुआ था पहले, अब वो ठीक हो रहा है। तो ठीक उसी तरह से कोई सिस्टम है, उसके पास यदि बहुत ज़्यादा एनर्जी है तो वो अनस्टेबल में होगा कंडीशन में, तो उसको स्टेबल में लाना पड़ेगा। स्टेबल में लाने के लिए उसकी एनर्जी को बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी ठीक वही कहानी हो रही है। इनिशियली वो किसी 90 डिग्री के एंगल पर है जहाँ पर वो अनस्टेबल पोजीशन में है, और उस अनस्टेबल पोजीशन से उसको थीटा किसी एंगल पर ला रहे हैं जहाँ पर वो किस में पहुँच जाए, स्टेबल पोजीशन में पहुँच जाए, है ना। तो उसको घुमा कर ला रहे हैं ऐसे, तो वो किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन। तो यहाँ लिख दिया मैंने टाउ डी थीटा। टाउ की वैल्यू किसके बराबर हो गई, पीई साइन थीटा, तो पीई साइन थीटा डी थीटा हो गया। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया माइनस पीई। माइनस पीई मैंने क्यों लिखा है, देखो भाई, साइन ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा। अब सवाल ये आ गया कि मैं ये माइनस साइन थीटा कहाँ से ले आया। तो अगर यहाँ पर ध्यान दो, तो अगर इनिशियली ये 90 डिग्री पे था डायपोल, डायपोल ये नहीं माइनस और ये प्लस, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, इनिशियली ये 90 डिग्री पर था। यदि मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, यहाँ पर लाया मैं थीटा पर, तो इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, तो ऐसे मैं घुमा रहा हूँ क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज जो साइन है उसको थीटा के केस में हम कंसिडर कर रहे हैं माइनस, तो इसलिए जो थीटा एंगल पर लाया तो साइन माइनस थीटा हो गया। तो साइन माइनस थीटा किसके बराबर, माइनस साइन थीटा, इसलिए यहां पर क्या लिख दिया, माइनस पीई साइन थीटा। तो इसको इंटीग्रेट करोगे जब आंसर आपके पास बन जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या बन गई, U इक्वल्स टू माइनस पी डॉट ई, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, माइनस पी डॉट ई। जबकि वर्क डन जो है, वर्क डन की वैल्यू को आप लिख सकते हो पी डॉट ई, और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू माइनस पी डॉट ई। अब इसकी भी तीन कहानी वही बनेगी, एक बार मिनिमम, एक बार मैक्सिमम और एक बार न्यूट्रल। फॉर्मूला लिख लो, क्या है, पीई कॉस थीटा, है ना। तो U इक्वल्स टू क्या है, माइनस पीई कॉस थीटा, वेन क्या, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो U इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस पीई, और ये उसकी कौन सी वैल्यू हो गई, ये स्टेबल कंडीशन की वैल्यू हो गई। अब ये स्टेबल में आ गया। जब थीटा बराबर 180 डिग्री तो U बराबर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा P, और जब थीटा बराबर 0 डिग्री 90 डिग्री तो U बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, अनस्टेबल।
और ये कौन सी कंडीशन हो गई, न्यूट्रल। ठीक है, ये न्यूट्रल, ये अनस्टेबल और ये स्टेबल कंडीशन। यहाँ पर जो एनर्जी हो गई वो कौन सी हो गई, मिनिमम। यहाँ पर जो एनर्जी हो गई वो कौन सी हो गई, मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी हो गई वो कौन सी हो गई, मैक्सिमम। यहाँ पर जो एनर्जी हो गई मिनिमम, और यहाँ पर न्यूट्रल कंडीशन है। तो ये सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत अच्छे से पूछे जा सकते हैं कि मिनिमम की जो मिनिमम एनर्जी की कंडीशन है वो क्या होती है, स्टेबल। जो मैक्सिमम की होती है वो होती है अनस्टेबल। मिनिमम की कंडीशन में एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम की कंडीशन में एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, और न्यूट्रल की कंडीशन में एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये तो थे कुछ थ्योरी वाले पार्ट और कुछ क्वेश्चंस जो कि हमने किए किसके ऊपर, डायपोल के ऊपर। डायपोल की वजह से हमने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क। टॉर्क के बाद हमने निकाला वर्क, फिर हमने निकाला एनर्जी को। उसके पहले हमने क्वेश्चंस किए पोटेंशियल वाले। पोटेंशियल के पहले जो पोटेंशियल और पोटेंशियल के बाद हमने उसके कुछ क्वेश्चंस किए। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे किसके ऊपर, डायपोल के ऊपर। ये जो हमने निकाला है अभी एनर्जी, वर्क डन और टॉर्क, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये वाला पोर्शन जो है तुम्हारा हो जाएगा खत्म। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मोनोपोल क्या होते हैं, मोनोपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, लाप्लास, ये सब हमारा चालू होगा। चलो भाई, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, हाँ जी, क्वेश्चन इस तरह से है, HCl मॉलिक्यूल, HCl molecule is kept in 10 power 4 volt per meter electric field making 60 degree angle with its axis. Calculate फर्स्ट क्या है, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल। फिर सेकंड क्या पूछा है, वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल, वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल to normal to the field, ठीक है, to normal to the field, length of dipole, डायपोल की जो लेंथ है वो कितनी है, 1.3 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये कहानी है। देखो भाई, सवाल ये है कि HCl मॉलिक्यूल इज केप्ट इन 10 पावर 4 वोल्ट पर मीटर। तो ये किसकी वैल्यू दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। यूनिट से पकड़ना पड़ेगा भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10 पावर 4 वोल्ट पर मीटर। 60 डिग्री एंगल बनाया हुआ है विद इट्स एक्सेस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और यहां रख दो डाइपोल। ये डाइपोल हो गया। डाइपोल पे दो चार्ज, एक चार्ज ये और एक चार्ज ये, और यहां से जो एंगल बना हुआ है वो 60 डिग्री का बना हुआ है। ठीक है, कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। अच्छा, उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले टॉर्क। तो जो टॉर्क है उसका फॉर्मूला क्या है, टॉर्क इक्वल्स टू PE साइन थीटा। तो P निकालना पड़ेगा। तो P क्या होगा, डाइपोल कितना होगा, Q इंटू डी, यानी कि जो चार्ज और उसके बीच की डिस्टेंस। तो लेंथ ऑफ डाइपोल दे रखा है 1.3 आर्मस्ट्रॉन्ग, और Q की वैल्यू हो गई 1.6, जो बेसिक चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का। तो 1.6 इंटू 10 पावर -19, और जो लेंथ है वो कितनी है, 1.3 इंटू 10 पावर -10 आर्मस्ट्रॉन्ग है, तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास। सॉल्व करके मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 1.3 इंटू 10 पावर माइनस, ये हो जाएगा कितना, 19 और 10 29 वैल्यू हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू रख दो। तो वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा, टाउ इक्वल्स टू P की वैल्यू 1.6 इंटू 1.3 इंटू 10 पावर -29
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 पावर 4 और साइन कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो आंसर मैं लिख देता हूं, आंसर आ रहा है जो तुम्हारा वो आ रहा है 1.8 इंटू 10 पावर और -25 न्यूटन मीटर, ये वैल्यू आ गई। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्या पूछा है, वर्क डन। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है तुम्हारा वो क्या है, वर्क डन इक्वल्स टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो θ1 जो है वो 60 डिग्री है और 60 डिग्री से उसको कहाँ ले जा रहे हैं, 90 डिग्री पर। बोला है ना यहाँ पर नॉर्मल टू द फील्ड, तो 90 डिग्री पर। θ2 कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये कितना हो गया, P 1.6 इंटू 1.3 इंटू 10 पावर -29 और ये हो गया 10 पावर 4। तो ये हो गया cos 60 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री। तो cos 90 तो 0 हो जाएगा, cos 60 डिग्री हो जाएगा 1/2। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 1.04 इंटू 10 पावर -25 जूल। यहां पर ये क्वेश्चन दिखने में तो आपको सिंपल लग रहे हैं, पर आप गड़बड़ क्या कर सकते हो, यहां पर जो है मैंने एंगल लिए हैं कि किस एंगल पर घुमाना है, θ1 की वैल्यू क्या होगी, θ2 की वैल्यू क्या होगी। यहां पर डेफिनेटली 60% लोग क्या करेंगे, गड़बड़ करेंगे। तो उस गड़बड़ से बचना है। तो इनकी इस क्वेश्चन की दिखने में तुम्हें लगेगा बहुत आसान है, इनको मैं चुटकियों में कर लूंगा या कर लूंगी, परंतु ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें करनी है, इनको भी नहीं छोड़ना है ना। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा चीज़ें तुम्हारे क्लियर होंगी। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, फिर इसको खत्म करें, है ना, निपटाते हैं इसको। एक और क्वेश्चन निकाल लूँ मैं थोड़ा ठीक सा, ज़्यादा तो अच्छा है नहीं यार। घर के लिए दे देता हूँ तुम्हें, घर के लिए दे देता हूँ, वो करके बताना मेरे को। होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क है डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल is 1.6 into 10 power -19 coulomb meter. It is placed in uniform electric field of strength 10 power 3 volt per meter, making angle 30 degree with electric field. Find the force and torque. Find the force and torque acting on the dipole। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है और इसका आंसर तुम्हें मुझे कमेंट में बताना है। अच्छा, मैंने अभी जो पढ़ाया है तुम्हें टॉर्क, फोर्स, वर्क, ये सब पढ़ा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसकी कहानी कुछ अलग होगी, उसके आंसर कुछ अलग होंगे। तो इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा उसके अंदर हम पहले तो एक बार ये बात कर लेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इनकी वैल्यू क्या होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मोनोपोल, क्वाड्रिपोल, इनकी वजह से वर्क डन या इनके जो क्वेश्चंस हैं उस तरह किस तरह से किए जाते हैं। यानी कि मेन जो तुम्हारा सिलेबस है, अभी तक तो इसमें 12th वाला पार्ट भी टच में था जो भी हम पढ़ रहे थे। अब जो तुम्हारा डिग्री का सिलेबस होता है वो तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, लाप्लास इक्वेशंस, पॉइजन इक्वेशंस, उसके बाद बाउंड्री कंडीशन, इमेज मेथड, है ना। तो ये सारे जो मेथड्स हैं या जो सारा तुम्हारा डिग्री वाली कहानी है वो कल की क्लास से स्टार्ट हो जाएगी। तो जो भी लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं, कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और वापस बता दूं कि इस संडे से टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। टेस्ट की जो टाइमिंग है वो सुबह 12 से और 1 बजे तक की है। टेस्ट में 30 क्वेश्चन होंगे। सिलेबस क्या आएगा जो फ्राइडे तक मैं आपको पढ़ा दूंगा यूट्यूब के ऊपर, वो सिलेबस होगा। यानी कि EMT बोले तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म और ऑसिलेशन वेव्स में जो फ्राइडे तक पढ़ा दूंगा वो आपको टेस्ट में देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, 1 घंटे का टाइमिंग होगा।
1 घंटे बाद आपके पास आंसर की आ जाएगी, जिसको मैच करा के आपको स्कोर का पता करना है। आपका स्कोर कितना है वो मार्क्स मुझे भेजने हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जिससे कि मैं आपकी रैंक निकाल सकूं। आप जितने भी बच्चे टेस्ट देंगे उन सभी में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।